नमस्कार। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर को, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रमुख रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो देखा जाए तो भारत के लिए बहुत जरूरी है और स्टेबिलिटी के लिए, वर्ल्ड की स्टेबिलिटी के लिए भी हर तरह से इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे आज ब्रिक्स और सार्की और किस तरीके से ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, और उसी के साथ साथ एसोसिएटेड कुछ मेजर चैलेंजेस। तो जब हम ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर की बात करते हैं, उसमें कई सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जो कि हाल ही में एस्टैब्लिश हुई हैं, और साथ ही में आते हैं कुछ ऐसे राज्य जैसे कि जो पहले हमने देखा जो महाशक्तियां थी उनके विपरीत, उनसे अलग कुछ ऐसे राज्य हैं जो ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के नाम से जाने जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे ब्रिक्स की। ब्रिक्स भी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और ब्रिक्स दुनिया की अग्नि उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं उनका एक समूह है, जिसमें जो अगर ब्रिक्स देखें तो BRICS, बी से जो है ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका के लिए ये जो है, ये जो पूरी एक शब्द बनाया गया है ब्रिक्स। तो वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनेल ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक्स शब्द गढ़ा था। ठीक है, तो अगर आप इसमें अगर इन राज्यों को भी देखें जो कि इसका पार्ट है, ब्राजील ले लीजिए, रशिया ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे तो एक अलग ही रिलेशनशिप है, वहां पे फिर साउथ अफ्रीका ले लीजिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो समूह है देशों का, वाकई में ही इसमें जो कंट्रीज हैं, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज है, और काफी हद तक यहाँ पे जो पोटेंशियल है रिलेशंस को बनाए रखने की। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसके बाद समूह ने ब्रिक्स संक्षिप्त नाम अपनाया। तो ये जो एस जो वर्ड है जो कि साउथ अफ्रीका को डिनोट किया जाता है, ये बाद में ऐड हुआ। वहीं पे वर्ष 2006 में जो है ब्रिक के विदेश मंत्रियों की जो पहली बैठक के दौरान इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया था। तो एक फॉर्मल जो रिकॉग्निशन होता है वो इसे 2006 में मिला। तो ब्रिक्स विश्व की 5 सबसे बड़े विकासशील देशों को एक साथ लाता है, जो वैश्विक आबादी के 41%, लगभग इतने, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 24% और वैश्विक व्यापार के 16% का प्रतिनिधित्व करता है। और वहीं पे देखा गया कि वर्ष 2014 में फोर्टलेजा ब्राजील में आयोजित छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इन देशों के नेताओं ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम बोलते हैं कि स्थापना का जो मार्ग है वो प्रशंसित किया। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स की एक अपने आप में ही सबसे बड़ी अचीवमेंट यहाँ पे है। तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं या मुख्यालय कह लीजिए, वो शंघाई चीन में स्थित है। वहीं पे उन्होंने सदस्य देशों को जो है हल्की तरलता सहायता यानी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट प्रदान करने के लिए ब्रिक्स ऑस्मोसिक आरक्षित व्यवस्था यानी ब्रिक्स कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट पर भी हस्ताक्षर किए। वहीं पे अगर बात की जाए तो ब्रिक्स में जितने भी नेशंस हैं, जितने भी राज्य हैं, उनमें सब में ही बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें कुछ पॉजिटिव्स की और साथ ही में कुछ नेगेटिव्स की, तो यहाँ पे ब्रिक्स के साथ एसोसिएटेड है बहुत सारे चैलेंजेस। सबसे पहले अगर बात की जाए तो विभिन्न मतों का एक संकट है। तो समूह ने पूर्वी लद्दाख में चीन की आक्रामक जैसे संघर्षों का सामना किया है, जिसने भारत चीन संबंधों को कई दशकों में अपने सबसे निचले स्तर पर ला दिया है। अगर इन 3 देशों की यहाँ पे बात की जाए और इनकी रिलेशनशिप की बात की जाए, तो इंडिया चाइना का हमें पता है टेरिटोरियल और वाटर डिस्प्यूट्स अभी भी चल रहा है। तो ऐसे में एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है सक्सेसफुल होना, जहाँ पे ऑलरेडी 2 के बीच में इतने डिस्प्यूट्स हो, तो वो मुमकिन यहाँ पे होता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं पे कोविड-19 के कारण वैश्विक स्तर पर चीन की जो छवि है काफी तरीके से खराब हुई है, क्योंकि कोविड-19 के ओरिजिन से रिलेटेड भी काफी सारे जो क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। वहीं पे अगर बात की जाए और तरह के विवादों की, तो आलोचकों द्वारा यह दावा किया जाता है कि ब्रिक्स राष्ट्रों की जो विविधता जो है, जहां उनके अपने अपने हित हैं और समूह की जो व्यवहारता के लिए खतरा है। तो जब भी ऐसे कोई प्लेटफॉर्म होता है, वहां पे जो है अपना मोटिव
या फिर कह सकते हैं कि सेल्फ सेंटर्ड व्यू राज्यों को नहीं यहाँ पे अपनाना चाहिए। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की जो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि फोकस एरिया हमेशा से सही नहीं रहा है। तो डिस्प्यूट्स रहे हैं, उसी के साथ साथ चीन केंद्रित स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। चाइना को हमें पता ही है, चाइना एक मेजर सुपर पावर बन के जो है विश्व में उभर रहा है। इकोनॉमिकल टर्म्स में देख लीजिए, मिलिट्री वाइज देख लीजिए, जो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। तो ब्रिक्स समूह के सभी देश एक दूसरे की तुलना में चीन के साथ अधिक व्यापार करते हैं, इसलिए इस पर चीन का जो हित की जो बढ़ावा देने वाला जो मंच होने का आरोप लगाया जाता है। चीन के साथ व्यापार घाटे को संतुलित करना अन्य भागीदार देशों के लिए एक बड़ी चुनौती यहाँ पे हो गया है। तो आप यहाँ पे अगर बात करते हैं बैलेंस करने की, तो कैसे आप इन पावर्स को बैलेंस कर सकते हैं। और चौथी सबसे बड़ी चुनौती है कि यहाँ पे प्रभावकारिता की कमी है। तो 5 शक्तियों का ये गठबंधन सफल तो रहा है, लेकिन एक सीमा तक ही। तो चीन की अगर हम बात करें, कोई एक ऐसी पावर अगर पूरी ग्रुपिंग में हो जाए जो कि एक महाशक्ति के रूप में यहाँ पे भरना चाहती है, तो वहां पे जो बाकी जो पावर्स हैं वो सप्रेस्ड फील करेंगे। तो ये एक असंतुलन जो पैदा हो गया है, उसका संतुलन बनाना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के अलावा अगर देखा जाए तो जैसे कि हमने फोकस की बात करी, सभी ऑर्गेनाइज जैसे कि जितनी भी कंट्रीज यहाँ पे हैं, सबके एजेंडाज एंड गोल्स का मेल खाना बहुत ही जरूरी है। तो हाल ही में अभी ये देखा गया है कि ब्रिक्स एज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर ब्रिक्स की बात की जाए, तो उसकी जो सफलता है वो कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों की वजह से, इन चुनौतियों की वजह से रुकी हुई है। अब हम बात करेंगे सार्क की। सार्क भी एक दूसरी इंपॉर्टेंट और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। दक्षिण एशिया में राज्यों का जो क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन और भू राजनीतिक संघ है। और इसके सदस्य देशों की अगर बात की जाए, तो इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। तो अगर आप देखें तो ये एक ऐसी ग्रुपिंग है जहां पे जो भारत के जो नेबरिंग देश है वो इसका पार्ट है। 2021 तक सार्क में दुनिया के भूमि क्षेत्र का 3% और दुनिया की 21% आबादी यानी पॉपुलेशन और वैश्विक अर्थव्यवस्था का 5.21% यानी यूएस, अगर डॉलर में इसकी बात की जाए तो लगभग 5 US डॉलर ट्रिलियन की जो इसकी क्षमता है। तो देखिए किस तरीके से, अगर इन देशों की मैं बात करी जाऊँ, बांग्लादेश एक नई उभरती अर्थव्यवस्था है, वहीं पे भारत एक नई उभरती अर्थव्यवस्था है, श्रीलंका की अगर बात की जाए, भूटान की देशों की बात की जाए, ये हमारे ऐसे नेबरिंग देश हैं जो कि इंडिया के लिए बहुत ही जरूरी है उसकी फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में भी। तो किन सिद्धांतों पर बना है ये आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरा सार्क। तो सार्क के फ्रेमवर्क के तहत सहयोग जो है कई सारे सिद्धांतों पर आधारित है, जैसे कि संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप, यानी कि कोई नॉन इंटरफेरेंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसी के साथ साथ पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना यहाँ पे जो है इसके सिद्धांतों में से माना गया है। तो इस प्रकार के क्षेत्रीय सहयोग अन्य द्विपक्षीय और उसी के साथ बहुपक्षीय सहयोग का विकल्प ना होकर उसका एक पूरक होगा। तो ऐसा क्षेत्रीय सहयोग अन्य द्विपक्षीय और उसी के साथ बहुपक्षीय दायित्वों के साथ असंगत नहीं होगा। वहीं पे अगर संगठन के कार्य क्षेत्रों की बात की जाए कि सार्क जैसी ऑर्गेनाइजेशन किन किन जगहों पे काम करती है, तो सबसे पहला है मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन। तो ये एक, अगर देखें मानव संसाधन विकास की जो हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही जरूरी है। आप 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, उसी के साथ साथ जो हमारी कनेक्शन है वर्ल्ड के साथ, ग्लोबलाइजेशन के बाद साथ बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ऐसे में मानव संसाधन विकास किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट। वहीं पे जो फोकस एरिया है वो है कृषि एवं ग्रामीण विकास, यानी आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में। वहीं पे पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा और उसी के साथ जो बायोटेक्नोलॉजी जैसे इशू पर भी यहाँ पे काम करने का जो एजेंडा बनाया गया। वहीं पे आर्थिक व्यापार एवं वित्त,
जो है उससे रिलेटेड ये संगठन के कार्य क्षेत्र हैं। वहीं पे सामाजिक मुद्दे बहुत ही ज्यादा जो कि जरूरी है। देखिए सोसाइटी सामाजिक मुद्दों की बात करें, सोसाइटल इश्यूज की बात करें, तो उन्हें कई तरीके से हम बाइफरकेट कर सकते हैं। जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन इशू हो सकता है, और कई तरीके के अलग इशू हो सकते हैं जो कि कास्ट, रीजनलिज्म, कम्युनिज्म से रिलेटेड है। वहीं पे गरीबी जो है एक मुख्य यहाँ पे जो संगठन का जो कार्य क्षेत्र है। देखिए जितने भी ये देश हैं, अगर बात की जाए, ये ऐसे देश हैं जहाँ पे डेफिनेटली कहा जा सकता है कि पॉवर्टी है, गरीबी है। तो उस पॉवर्टी के खिलाफ कैसे लड़ा जाए, गरीबी से लड़ने के लिए प्रॉपर प्लान की जरूरत है। तो एक तरीके से ये सभी देश, अगर अफगानिस्तान कह लीजिए, श्रीलंका कह लीजिए, और श्रीलंका में हुए हाल ही में जो उसकी अर्थव्यवस्था का जो पूरा ढांचा एक तरीके से बिखर गया चाइना के लोन्स के कारण, तो वो यहाँ पे एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन अगर सही तरीके से काम करे तो कई हद तक यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकती है। उसी के साथ साथ ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान एवं प्रतियोगिता का भी यहाँ पे जो उद्देश्य है, उसी के साथ शिक्षा यानी एजुकेशन, सिक्योरिटी, और जो कल्चरल लिंकेजेस है उससे रिलेटेड भी यहाँ पे जो उनके कार्य क्षेत्र रहे। देखिए सार्क का जो फॉर्मेशन हुआ था, तो सार्क का फॉर्मेशन एक उद्देश्य के साथ हुआ था कि दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना है और उसी के साथ साथ उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। तो इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, और जो सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करना है, तथा उनकी जो क्षमताओं का आकलन करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करी जाए तो फोकस हो रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट पर, यानी ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि बहुत ही जरूरी है। अगर हम ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे रिस्पेक्ट की, हम यहाँ पे बात करते हैं उनकी सामाजिक प्रगति की, आर्थिक, पॉलिटिकल, सोशल डेवलपमेंट की। और दक्षिण एशिया के देशों के जो मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना एवं उसे मजबूत करना है। अगर आप ये सभी देश देखें तो ये डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, तो ये जो देश है छोटे देश हैं, और यहाँ पे जो लोग हैं, आत्मनिर्भरता की अगर हम बात कर रहे हैं तो देश को भी एक तरीके से सिर्फ लोगों को ही नहीं, देश को भी आत्मनिर्भर होना होगा। यानी डेवलपमेंट की हम जब यहाँ पे बात करें, कोई भी ऐसा देश ना हो जैसे कि श्रीलंका में हुआ कि लोन ले लेकर जब अर्थव्यवस्था को चलाया जाता है तो एक टाइम ऐसा आता है पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाती है। उसी के साथ साथ इसका उद्देश्य है एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना और आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा देना। तो अगर जैसे कि आप देख रहे हैं सभी देश जो है एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, और बॉर्डर्स यहाँ पे जब शेयर हो रहे हैं तो ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी भी यहाँ पे मेंटेन हो। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और उसी के साथ साथ वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग एवं सक्रिय संभाव्यता को प्रोत्साहित करना भी इसका एक उद्देश्य है। वहीं पे जो और विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत बनाना और समान हितों के मामले में अंतरराष्ट्रीय मंच पर आपसी सहयोग को मजबूत बनाना जो है इसका मेजर एजेंडा यहाँ पे। वहीं पे अंतरराष्ट्रीय एवं जो क्षेत्रीय संगठनों के साथ समान उद्देश्य एवं लक्ष्यों के साथ सहयोग करना भी इसका एक उद्देश्य है। वहीं पे अगर बात करें सार्क के प्रमुख अंग की, तो राष्ट्रीय सरकार के प्रमुखों की बैठक, तो ये बैठकें आमतौर पर वार्षिक आधार यानी ईयरली बेसिस पर शिखर सम्मेलन स्तर पर आयोजित की जाती है। वहीं पे विदेश सचिवों की स्थायी जो समिति है, तो समिति संपूर्ण निगरानी एवं जो समन्वय स्थापित करती है, प्राथमिकताओं को निर्धारित करती है। वहीं पे अगर देखा जाए तो संसाधनों की संगठित करती है और परियोजनाओं तथा जो वित्त शोषण की मंजूरी देती है। वहीं पे सचिवालय की अगर बात की जाए तो सार्क सचिवालय की स्थापना जो है 16 जनवरी 1987 को काठमांडू में की गई थी। ये बहुत जरूरी है। और इस सचिवालय की जो भूमिका संगठन की जो गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु समन्वय और निगरानी, एसोसिएशन की बैठकों से संबद्ध सेवाएं, अंतरराष्ट्रीय संगठनों एवं सार्क के मध्य संचार चैनल के रूप में कार्य करना है। तो इसके सचिवालय में महासचिव, 7 निर्देशक एवं सामान्य सेवा कर्मचारी शामिल हैं,
और महासचिव की नियुक्ति रोटेशन बेसिस पर मंत्री परिषद द्वारा 3 साल के लिए की जाती है। वहीं पर अगर बात की जाए सार्क के जो विशेष निकायों की, तो सार्क विकास कोष एसडीएफ, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक क्षेत्र में सहयोग आधारित परियोजनाओं का वित्त पोषण करना है, जैसे गरीबी, उसी के साथ साथ विकास की हम बात करें तो एसडीएफ का शासन सदस्य देशों के जो वित्त मंत्रालय है, ठीक है, उनके प्रतिनिधियों से गठित एक बोर्ड द्वारा किया जाता है। और एसडीएफ की गवर्निंग काउंसिल की जो हम बात करें, वो जो काउंसिल बोर्ड के कार्यों की देखरेख करती है। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की भी अगर हम यहाँ पे बात करें, भारत में अवस्थित दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय है और दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री एवं प्रमाण पत्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालय संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई संबंधित डिग्री एवं प्रमाण पत्र के समान होती है। वहीं पे बात करेंगे दक्षिण एशियाई क्षेत्र मानक संगठन की, तो दक्षिण एशियाई क्षेत्र मानक संगठन का सचिवालय बांग्लादेश में ढाका में स्थित है और यहीं पे इसकी जो स्थापना है, स्टैंडर्डाइजेशन कॉन्फर्मिटी की अगर हम बात करें, तो मूल्यांकन के क्षेत्र में सार्क के सदस्य देशों के मध्य समन्वय एवं सहयोग बढ़ाने एवं प्राप्त करने के लिए की गई थी। तो इसका जो लक्ष्य है वैश्विक बाजार में पहुंच तथा अंतर क्षेत्रीय व्यापार में सुविधा प्रदान करने के लिए सामंजस्यपूर्ण मानकों का विकास करना है। वहीं पे सार्क मध्यस्थता परिषद की अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान में है और एक अंतर सरकारी निकाय है। तो ये वाणिज्य, औद्योगिक, व्यापारिक, बैंकिंग, निवेश और ऐसे अन्य संबंधित विवादों के उचित और जो कुशल निपटान के लिए कानूनी मंच यहाँ पे, प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। देखिए सार्क एक डेफिनेटली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और अगर हम इसकी सफलता के भी आंकड़े देखें तो सार्क सदस्य देशों का एक क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 3% है एवं विश्व की जो कुल आबादी की 21% यहाँ पे लोग रहते हैं और अर्थव्यवस्था की जो भागीदारी यहाँ पे पूरी है वो भी कहीं ज्यादा है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है कि ये दुनिया की सबसे धनी आबादी वाले क्षेत्र होने के साथ साथ महत्वपूर्ण उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। तो सार्क देशों में परंपरा, परिधान, भोजन और जो सांस्कृतिक और राजनीतिक पहल लगभग समान है, जो उनके कार्यों में जो तालमेल या सहयोग स्थापित करने में लाभदायक है। वहीं पे अगर बात करें समान समाधान की, तो सार्क के सदस्य देशों में समान समस्याओं और मुद्दे विद्यमान है, जैसे गरीबी, निष्ठा, पोषण, प्राकृतिक आपदाएं, आंतरिक संघर्ष, ठीक है, तो ये सब है। और अतः विकास के सामान्य क्षेत्रों का निर्माण करना, उसी के साथ विकास प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का समाधान करके और जीवन स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट का एजेंडा अगर फुल्ली फोकस्ड है तो लोगों की जो अर्थव्यवस्था है, पूरी इकोनॉमी का जो पूरा तरीके से ढांचे की अगर बात की जाए, उसको यहाँ पे डेवलप किया जा सकता है। भारत के लिए सार्क का अगर यहाँ पे बात की जाए क्या महत्व है, तो पहले तो पड़ोसी जो देश हैं हमारे और जिनके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, तो टेरिटोरियल उसमें भी अगर देखा जाए जिस तरीके से बॉर्डर्स यहाँ पे शेयर हो रहे हैं, टेरिटोरियल इश्यूज भारत के रहे हैं, वहां पे इनके साथ रिलेशनशिप बनाना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। वहीं पर अर्थव्यवस्था की बात करें, क्योंकि हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स की यहाँ पे बात करें, तो उस तरीके से भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं पर फॉरेन पॉलिसी में और उसी के साथ साथ क्षेत्रीय स्थिरता, अगर हमें हमारी कंट्री में स्टेबिलिटी चाहिए तो ये भी आवश्यक है कि जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वहां पे भी एक स्टेबिलिटी बनी रहे। तो आपसी विश्वास और शांति की जो स्थापना है वहां पे वो होनी जरूरी है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है डेफिनेटली उसमें बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। वहीं पे अगर सभी देश एक तरीके से जिम्मेदारी उठा लें, एक तरीके से प्रॉपर स्टेबलाइज कर दें पूरे एरिया को, तो ये विश्व स्तर पे भी एक बड़े तरीके से एक काफी प्रमुख चीज देखने को मिल सकती है, जहाँ ये जो देशों का समूह है पूरे एरिया में एक सिक्योरिटी डेवलप करने में भी हेल्प कर सकता है।
और उसी के साथ जैसे कि हम जानते हैं भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए गेम चेंजर है। तो दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को दक्षिण पूर्व एशिया के साथ लिंक करके मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र में भारत के लिए आर्थिक एकीकरण एवं समृद्धि को आगे काफी हद तक लिया जा सकता है।